तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ नीरज है और नीरज का इस बार जैम में 22 रैंक आया है। और हमारे साथ नीरज शेयर करेंगे उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे इनकी जर्नी रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम नीरज। थैंक यू सर। तो बताइए कैसा लग रहा है और कैसे हो आप? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब आपके गाइडेंस से ही ये रैंक आ पाई मेरी। और मेरे बारे में बताऊं तो अभी शुरू, हेलो हाँ, एवरीवन, इंट्रोडक्शन। हम्म। माय नेम इज नीरज। और मैं सर के बैच वन का स्टूडेंट हूँ। हम्म। बैच वन से मैं सर के साथ हूँ। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट यही होगा मेरा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कर लिया क्रैक जैम। बहुत बढ़िया। हम्म। और आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ। अरे वाह। मैं हैदराबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में मैं मैथ्स का टीचर हूँ। और मतलब जॉब करते करते मैंने मेरी प्रिपरेशन चालू की। और फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो फिर एक मोटिवेशन तो था ही कि करना ही है इस बार। तो फिर हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात और है। आप मतलब जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कैसे मैनेज किए? क्या टाइम शेड्यूल था आपका? मेरा सर सुबह 7 बजे मेरी बस आती थी। हाँ। सो माय स्कूल टाइमिंग वाज फ्रॉम 8 to 3 o'clock। हम्म। सो सुबह 7 बजे बस आ जाती थी। और मैं शाम को दोपहर को 3:30 बजे घर आ जाता था। फिर ऑब्वियसली टायरिंग डे होता था। तो फिर थोड़ा थक जाता था। लेकिन फिर मैं एक अच्छा सा कोल्ड शॉवर लेके हम्म। 4 बजे में पढ़ाई करने बैठ जाता था। अरे वाह। एक्चुअली मैंने लाइव क्लासेस कम मैं देख पाया। हम्म। क्योंकि मैं हमेशा सिलेबस के पीछे ही रहता था। अच्छा। क्योंकि कभी कभी स्कूल, हाँ, कभी कभी स्कूल का काम घर पे भी लाना पड़ता था। कभी कभी पेपर्स चेक करने के लिए घर पे लाने पड़ते थे। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग पे ही ज्यादातर डिपेंडेंट था सर के। लेकिन ये मैंने सर के बैच वन और बैच टू दोनों के सारे वीडियोस मैंने खत्म कर दिए हैं। मतलब मैंने पूरे पैसे वसूल किए हैं ऐसे देखा जाए तो। हाँ, हाँ। मैंने मतलब एक भी वीडियो नहीं छोड़ी सर की। बैच वन के भी सारे वीडियोस देखे, बैच टू के भी सारे वीडियोस देख लिए। और ये क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बुक्स से वगैरह पढूं। क्योंकि बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। अच्छा। बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ओके। हाँ, तो मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होने की वजह से ना तो मेरा प्योर मैथ का बैकग्राउंड है और ना ही स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है, कोडिंग का बैकग्राउंड था मेरा। अरे वाह। लेकिन हाँ, तो इसलिए बुक्स में ज्यादा रेफर नहीं किया मैंने। मैंने टोटली सर के वीडियोस कभी कभी 1.5 स्पीड करके देखता था, कभी कभी टू टाइम स्पीड करके भी देख लेता था। लेकिन मैंने दोनों बैचेस के वीडियोस कवर कर लिए। उसके बाद मतलब मैं वीकडेज पे 5 आवर्स पढ़ता था। अच्छा। और वीकेंड्स पे सैटरडे संडे में 10 आवर्स पढ़ता था। वाह। मतलब ये तो मेरा फिक्स ही था कि 5 आवर्स पढ़ना ही है वीकडेज पे। और वीकेंड्स पे 10 आवर्स। तभी तो इतने सारे रिकॉर्डिंग में खत्म कर पाया। नहीं तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग वीडियोस देख के खत्म करना पॉसिबल नहीं होता है। नहीं नहीं, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि मुझे पता नहीं था एक्चुअली आपके बारे में। तो कोई मैनेज करके वर्क, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि आप सर बड़ा सही कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो वो है, मुझे लगा मेरी जैसी जर्नी आपकी भी है क्योंकि आप भी एक जॉब करके प्रिपरेशन करना और इतने कंपटीशन में इतना अच्छा रैंक लाना, ये बड़ी बात है कि, है ना, इतने सारे बच्चे हैं फुल टाइम कर, थैंक यू सर। फुल टाइम लोग कर रहे हैं, मतलब वैसे बच्चे भी हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं प्रिपरेशन, फिर भी नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। और आप स्कूल में हाँ, जॉब करते हुए 8 घंटे वहाँ जॉब कर रहे हैं, फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड ना होने के बावजूद इतना अच्छा रैंक लाना। और चलो एक एडवांटेज भी आपको फ्यूचर में मिलेगा क्योंकि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में I think किए हैं, तो इसका फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा। वो जब आप
जॉब के दौरान, है ना, कि आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है। हाँ। तो जब आप एमएससी बॉम्बे जाएंगे आप, तो आईआईटी बॉम्बे जो प्लेसमेंट के दौरान आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि है ना आपका जो बीटेक है वहाँ हेल्प करेगा एक्चुअली, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बच्चे बीएससी वाले होते हैं, तो कंपनी को दिखेगा अच्छा बीटेक बैकग्राउंड है, तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा आपको फ्यूचर में। तो जॉब में वो हेल्प करेगा, जो स्किल्स लोग वहाँ हाँ। सीखेंगे वो आपको ऑलरेडी आते होंगे। ये भी है क्योंकि हाँ, कंप्यूटर यस साइंस है। सर। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज, आपने काफ़ी मेहनत किया है, मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट भी आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि आप वीक डेज में आप 5 घंटे और वीकेंड पे 10 घंटे के अराउंड पढ़ते थे। बहुत बढ़िया। यस सर। और मुझे याद है शायद आप पहला स्टूडेंट थे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो आप शायद पहला स्टूडेंट है जो आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट बैच में ना, शायद मुझे याद है, या पहले दूसरे, मतलब जो स्कूल में। सर मैं बेसिकली आपको बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपके यूट्यूब पे, मैंने जब हाँ। पहली बार डिसाइड किया कि मैं दूंगा, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करने के लिए डाला, तो आपकी ही वीडियोस आई थी। अच्छा। तो हाँ। और फिर जब मैंने आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखी, तो मतलब हाँ। इतनी तगड़ी बैकग्राउंड, 3 3 आईआईटी से अगर हाँ। कोई एजुकेशन ले रहा है, तो मतलब जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा ही। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि आपको पूरी तरह से फॉलो ही करना है, मतलब आप जो भी बताओगे उसे फॉलो करना ही है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि बच्चे तो बहुत हमारे पास भी इस बार, क्योंकि आप बहुत इनिशियली ज्वाइन किए थे जब मैंने अपना शुरू किया था, और उसके बाद आपने देखा कि एक से लेके अभी फिर हम 500-600 बच्चे तक के जर्नी कवर किए हैं अभी। तो 600+ बच्चे हो गए हाँ। आके। तो ये है, लेकिन आपकी भी जर्नी काफ़ी सही है, मतलब मुझे एटलीस्ट, मुझे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा बीटेक है, क्या मैं जैम कर पाऊंगा। तो उसका आंसर आप हो, मतलब एटलीस्ट वो आपके वीडियोस देख के एटलीस्ट वो समझ सकता है कि नहीं ये पॉसिबल है, मतलब किसी ने किया है। और ये नहीं कि फुल टाइम प्रिपरेशन करके। तो कुछ लोग ये भी फ़ोन करते हैं मुझे, वर्किंग बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि सर मैं वर्किंग हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। तो ये सब हम्म। के आंसर आपके 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 थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है। एक तो नॉन स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का बच्चा कर सकता है, दूसरा वर्क जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करके भी कर सकता है कोई बच्चा। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, और आपने इतना अच्छा मैनेज किया, तो ये बड़ी बात है, मतलब एटलीस्ट उन वीडियो के थ्रू वो लोग समझ पाएंगे ये पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम्पल जब देखता है ना इंसान, तो वो बिलीव कर पाता है कि नहीं नहीं, अगर किसी ने किया है तो शायद हम भी कर ले, तो एक कोशिश करके देखते हैं। हाँ। तो एक ट्रस्ट के साथ वो ये कोशिश करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा आपने गाइड किया। एक्चुअली सर, मुझे मैथ्स में ही पहले से ही इंटरेस्ट था। हाँ। लेकिन एक होता है ना कि इंजीनियरिंग करना है, पेरेंट्स को थोड़ा सा था मेरे कि हमारा बेटा इंजीनियर होना चाहिए। तो जी। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। फिर इंजीनियरिंग करते करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ये सब कानों पे आने लग गए, ये सारे टर्म्स। हम्म। फिर मैं थोड़ा इस तरफ, एक्चुअली सर मैंने कोविड से पहले सीएमआई डेटा साइंस भी क्रैक कर लिया था, अरे एमएससी वाह। डेटा साइंस। ओह नाइस। हम्म। हाँ। पर सर वहाँ का ट्यूशन फीस कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा है। 2-2.5 लाख पर सेमेस्टर फिर का मैंने, टोटल है। टोटल है शायद। दो हाँ ढाई लाख पर सेमेस्टर। हाँ हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो मैंने वो सीट छोड़ दी थी सीएमआई की। हाँ। और फिर मैंने जॉब, मतलब लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। हम्म। फिर लास्ट ईयर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब जैम। फिर उन्होंने, आईआईटीज ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी जो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से हटा दी, हाँ, मतलब नो 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 रिस्ट्रिक्शन कर दिया रिस्ट्रिक्शन। हर जगह पे, सारी आईआईटी ने लगभग, बॉम्बे कानपुर दोनों। हाँ, तो वो मेरे लिए और थोड़ा सा ज्यादा इंस्पायरिंग था कि चलो अब मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हाँ। बहुत बढ़िया। तो जो लोग अभी लाइव है, अमन, सयानी, शशांक, आप लोग भी चाहो तो अगर कुछ क्वेश्चन हो नीरज से पूछ सकते हो, इन्होंने बताया जैसे। इनका एक तो नॉन, अभी जैसे मैंने इंटरव्यू किया कुछ देर पहले जिसका रैंक 12 है, आदित्य, वो भी हैदराबाद से ही आई थिंक। सो उसका भी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, उसने बीएससी एमएससी मैथ्स में किया है, वो उसका, उसने भी बहुत अच्छा किया, 12 रैंक जैम में लाया, वो गेट में 3rd रैंक लाया। इससे पहले हम हम्म। 24 रैंक जिसका है कल हमने किया था, सचिन का, उसका भी मैथ बैकग्राउंड था, आप है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो ये सब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या नॉन मैथ वाला बच्चा कर सकता है। तो ये सब जो बच्चे हैं वो एग्जाम्पल है उनके लिए कि हाँ कर सकता है, और शायद ये इंस्पिरेशन के साथ वो अगले साल वो भी क्रैक कर पाएंगे उस बिलीफ के साथ। तो इसलिए जरूरी है उन लोगों को जानना आप लोगों के बारे में, ये जरूरी है। तो जिन लोगों को मन में क्वेश्चंस हो। विच बुक्स हाँ। सर, विच बुक्स टू फॉलो, मतलब कौन से बुक्स फॉलो आपने किए हैं तो? एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया, मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की।
क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ नॉन स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड मुझे बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, टेंशन आता था वो पढ़ता पढ़ता था तब। पर मैंने सर के बैच 1 और बैच 2 के सारे वीडियोस देख लिए थे, मतलब, और वो मोर देन सफिशिएंट लगे मुझे। और सर ने जो स्ट्रेटेजीज बताई थी, कि सर बताते थे कि डेफिनेशन हमेशा फोकस करो डेफिनेशन पे। हम्म। तो मैं हमेशा डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करता था, और हमेशा सोचता रहता था उनके बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो हाँ हाँ। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है? इट इज एन एस्टिमेटर विच कॉन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू द पैरामीटर। यस। फिर वहां से कॉन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आती है। फिर मैं वो रिकॉल करता था। फिर कॉन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डेफिनेशन में ये करता था। तो ऐसे में सोचता रहता था, बस में जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, मैं बस सोचता ही रहता था डेफिनेशंस के बारे में। कोई भी बुक मैंने फॉलो नहीं की, बस सर के लेक्चर्स और सर के डाउट वीडियोस, जो बच्चों के डाउट होते थे वो मैं भी सॉल्व कर लेता था, ताकि मेरे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा हो जाए। यस। और एंट्रेंस निकालने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप सिलेबस तो पढ़े, लेकिन डाउट मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपका अच्छा हो, तो ये है। यस जैसे- यस। हाँ, और जैसे आपने सही कहा, जैसे बैच 1 बैच 2 कोई ढंग से रेगुलरली फॉलो करे वीडियोस, तो जैसे इस बार जो नए बच्चे हमारे पास है अराउंड, इस बार बहुत बच्चे अभी आ चुके हैं, अभी तक 100+ बच्चे हो गए हैं अभी एक महीने में ही, और 25 के लिए। तो उन लोगों को भी मैंने वो वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, जिनको लाइव में अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग देखना है पहले से, तो पिछले साल का रिकॉर्डिंग है, देखो उसमें है, लाइव तो चल ही रहा है। यस यस। तो जिनको है तो मैंने दे रखा है कि उससे है। अब ये अमन पूछ रहे हैं कि सर मुझे थ्योरी समझ नहीं आती है, समझ सॉरी मुझे थ्योरी समझ आ जाती है, बट मैं क्वेश्चन में अप्लाई भी कर देता हूँ, बट मुझे वो याद नहीं रहता एग्जैक्ट डेफिनेशन। अच्छा। अच्छा, डेफिनेशंस एक्चुअली मैंने हिंदी में याद रखी थी डेफिनेशंस। मतलब मेरे लैंग्वेज में मुझे खुद को समझ में आए ऐसे में खुद को ही एक्सप्लेन करता था डेफिनेशन। तो वो धीरे धीरे पहले मुझे भी बहुत मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारी थ्योरम्स है। धीरे धीरे स्लो बाय स्लोली टाइम टाइम वो आता चला गया, एकदम से तो नहीं आया। हम्म। हाँ, लेकिन आपने वो सही बताया। चलो ये भी एक आपके थ्रू आपने जैसे बताया उसके थ्रू एक ये भी बिलीफ होता है कि हाँ, कोई बच्चा बुक अगर बहुत थोरोली 10 बुक नहीं भी पढ़े, किसी लेक्चर को ढंग से फॉलो करे और उसको ठीक से अप्लाई करे, मतलब सीखे, सिर्फ वीडियो नहीं देखे मूवी की तरह, उसको सीखे, मतलब ये है कि हाँ, डेफिनेशन आपने बड़ा उसके अच्छा समझ उस कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में भी सोचना है, सोच। मतलब। हाँ, कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, देखे और भूल गए, उसको समझना है कि जो क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम है। जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया ये कनेक्शन कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट का आप हाँ। फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का, और ये फिर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, तो ये बड़ा सही तरीका है कि आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स को, कि ये चीज़ें ऐसे कनेक्टेड। यस यस। तो ये अच्छा, इस यस तरह चीज़ों को रिलेट कर सकते हो आप, दिमाग में सोचो, एनालाइज करो, फिर बाद में खूब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। सो मेरे डेली डाउट क्लास तो यस सर सेशन में यस। भी, इस सेशन में भी है। सर मुझे एक बात और भी बतानी है, जो आप हमेशा हमको बताते थे ना, कि आपकी जो जैम पीवाईक्यू बैच थी, वो हाँ। भी सारे मैंने लिए। हम्म। गेट पीवाईक्यू बैच थी, वो भी मैंने सारे कर लिए। मैंने जैम के पीवाईक्यूज 2 बार सॉल्व किए, पूरे 2023 से लेके 2005 तक। एक एक सॉल्यूशन है मेरे पास सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे स्कैन हाँ, करके फिर भेजना, अगर साफ सुथरा हो तो उसको हम कुछ यूज करेंगे। और फिर मैंने गेट से भी गेट में आपको बुक्स ही भेज देता हूँ सर, क्योंकि मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने गेट पीवाईक्यू भी कर लिए, मतलब जो जैम का सिलेबस था वो गेट के क्वेश्चंस मैंने वो भी कर लिए थे। हाँ, आप अगर भेज दोगे तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। मैं एक्चुअली बुक लिखना चाह रहा था, लेकिन क्या आपने कर रखा था, उसको टाइप करवा के बुक बना देंगे, क्या ही बच्चों का हेल्प हो जाएगा। ये है, तो टाइप ही तो करवाने हैं खाली, ये कर सकते हाँ हाँ। हो। लेकिन तो पीवाईक्यूज अच्छे से करना बहुत जरूरी है। मैंने 2 बार जैम के पीवाईक्यूज तो एक एक क्वेश्चन किया। जैम के पीवाई को आपने 2 बार किए कम से कम, गेट के भी किए आपने, है ना, यस सर जो यस। जैम सिलेबस के हैं, और सीएमआई में आपने कैसे किया, सीएमआई का? जो प्रिपरेशन की। सीएमआई में भी एक्चुअली उस टाइम वो सेकंड ईयर ही था एंट्रेंस एग्जाम का, ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे सिलेबस में, मैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस करता चला गया।
जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्रामिंग तो मेरी अच्छी थी ही, इसलिए वो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आई मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनके थोड़े से टफ क्वेश्चंस रहते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वगैरह। तो हमारे इंजीनियरिंग के टाइम जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो उसमें वो मुझे टॉपिक्स मिल जाते थे। तो मैं सिलेबस देखता था, टॉपिक वाइज वो मैं पढ़ाई करता था। लेकिन अब तो बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हो गए हैं सीएमआई के। तो अब शायद आसानी से हो सकती है प्रिपरेशन सीएमआई की। यस, ज़्यादातर सीएमआई का जो सिलेबस 11 12 और उससे रिलेटेड है, कुछ चीज़ें रैंडम वेरिएबल है, बाकी जेडबल वाला चीज़ें लगभग है थोड़ा सा। तो बाकी आपका तो हाँ। क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी कवर्ड थी वहाँ पे आपके कोर्स में। ये है। ठीक है, शशांक पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त फोकस कैसे रखा आपने शुरू से एंड तक? एक्चुअली मैंने बताया, जैसे मैंने आई हैड डिसाइडेड दैट दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद फिर से अटेम्प्ट नहीं लेना है, यह मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। एंड मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मेरा पूरा फोकस जैम पे ही रहेगा। मतलब आई विल नॉट थिंक अबाउट सीयूईटी, आई विल नॉट थिंक अबाउट एनी अदर अल्टरनेटिव, बिकॉज अगर मन में ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो मन रिलैक्स हो जाता है, अवर माइंड रिलैक्स हो जाता है। लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ यही सोचा कि मेरा ये जैम ही मेरा ये है, सीयूईटी वगैरह मुझे कुछ देनी नहीं है। ओके। तो वो अपने आप मोटिवेशन आ जाता था। मतलब जब ये पता होता है आपको कि ये आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, फिर से जिंदगी में आपको ये नहीं करना है, तो फिर वो आई थिंक वो आ जाता है। नहीं बिल्कुल, वो आपका ना ये स्टोरी सुन के ना मुझे वो याद आ गया। वो एस्पिरेंट जो अभी आई थी ना यूपीएससी वाली सीरीज, तो उसमें जो होता है वो आपने देखी, एक एस्पिरेंट नाम की सीरीज आई थी अभी सीवीएफ की। अच्छा। द वायरल फीवर नाम का यूपीएससी था। तो उसमें ऐसी कुछ स्टोरी है कि वो छोड़ देता है प्रिपरेशन, फिर बाद में पहले 4 अटेम्प्ट अलाउड थे, फिर 6 अटेम्प्ट अलाउड हो जाते हैं, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलता है, फिर उसमें वो आईएएस बन जाता है। अच्छा। बड़ा फेमस सीरीज हुआ था उसमें। ये जो क्या नाम है, कौन भैया, संदीप भैया जो फेमस हुए थे, उसी के थ्रू तो फेमस हुए थे। आपने सुना होगा संदीप भैया जो है, उनका नाम ओरिजिनल क्या है? संदीप आहूजा। क्या आहूजा, संदीप सन्नी आहूजा एक्टर है। आप शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे इन सब चीज़ों में। तो एक वेब सीरीज आई थी, मतलब वो एस्पिरेंट नाम की। तो उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि मौका मिला तो छक्का मार दो, वो वाला है। कि जस्ट वही आपका है कि मैंने कहा ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन आया तो चलो तैयारी करते हैं, क्योंकि बाकी जगह शायद आप एलिजिबल भी नहीं होते। बीएचयू डीयू में हाँ। उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज की। हाँ, उनको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में, वो मेरा हाँ, नहीं था। नहीं था। तो आपके लिए आईआईटी में एलिजिबिलिटी, आपके लिए वो उन्होंने मौका दिया, और आपने एकदम बहुत अच्छा किया, इस मौके पे अच्छा मेहनत किया आपने। ये है। ठीक है, तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा बताया नीरज। तो एंड में बस खत्म करने से पहले जस्ट हम आपको यही पूछेंगे कि जो बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है, एक बार आप समराइज हम्म। करके बता दीजिए कैसे वो शुरू करे और कैसे कैसे वो कर सकता है 25 में, आपके जैसा अच्छा रैंक कैसे ला सकता है वो। ओके सर, अगर समराइज करूँ मैं शॉर्ट में, तो सबसे पहले बात है कि वीडियोस को एकदम सिंसियरली फॉलो करें। सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझे, ना कि सिर्फ उसे मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा। डेफिनेशंस को उनको समझना है, फिर डेफिनेशंस के अंदर जो टर्म्स होती है उनको भी समझना है। और मैथ मैथ पे भी फोकस करना है। मैथ सिलेबस को वो 30% का है, उसी से हम ज्यादा आगे आते हैं रैंक में। मैथ्स को निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत आसान सवाल आते हैं वैसे स्टैटिस्टिक्स में, मतलब लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, इजी इजी सवाल ही आते हैं मैथ्स के। तो मैथ्स को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज एक अच्छे लेवल के होते हैं। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस किसी बुक्स में नहीं मिलते, तो पीवाईक्यूज कर लेने हैं। और मॉक टेस्ट भी देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में जो नंबर आएगा, रैंक आएगा, उससे ज्यादा खुश भी नहीं होना है और उससे ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। नहीं होना है, हाँ। मतलब बस प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देते रहना है, बिल्कुल। और कंसिस्टेंट रहना है। और ऐसे समझना है कि ये मैं, मतलब हो सके तो कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ही होगा। माइंड में ऑप्शंस रखने ही नहीं है। अगर माइंड में ऑप्शंस रखे तो डेफिनेटली माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल, तो पूरे दिल से प्रिपरेशन करना है। चलिए, तो आप बॉम्बे जा रहे हैं ना, हम्म। आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करेंगे आप? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाकी कभी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम एक दो और सेशंस रखेंगे, कभी कंबाइंड सेशन, तो फिर आपको हम इनवाइट करेंगे। ठीक है। यस, थैंक यू एंड ऑल डेफिनेटली। द बेस्ट नीरज, आपने बहुत अच्छा किया। और हमें प्राउड है, मतलब आपसे मैं बहुत कुछ इंस्पायर भी हुआ।
मतलब हालांकि ना मुझे लोग अक्सर थैंक ये यू लाइनें सर। कहते नहीं हैं ना नहीं, मैं आपकी आपसे जर्नी, इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ नहीं आपकी जर्नी में बहुत अच्छी है, लोग जो सुनेगा वो बहुत इंस्पायर होगा। मतलब एक है ना कि लोग कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, यही स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाय। बाय।